बच्चों आज केमिस्ट्री का हम लोग एक इम्पॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं और पूरा विश्वास है कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इस सेशन को करेगा तो पूरा अच्छा तरीके से समझ जाएगा और ये सेशन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग सब बेसिक क्लास 1 और 2 जो करवाए थे सब क्लियर है ना आप लोग का? पक्का? कि अगर नहीं रहेगा तो भाई कल देखो डंडा परेड हो जाएगा, क्योंकि बिना बेस का क्लास किए हुए केमिस्ट्री तुम सीख नहीं सकता है। देखो आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, आप लोग में हमेशा मतलब कि मन में डाउट रहता है मोल, मोलर संख्या, क्या ये लफड़ा है? तो इसको अच्छा से समझते हैं। समझ रहे हो बात? जैसे देखो बच्चों, मान लो यार कि कोई यौगिक हम लेते हैं, ले लिए हम कार्बन डाई ऑक्साइड ले लिया, ठीक है? क्या 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 लिया मैं? कार्बन डाई। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड देखो यार, एक कार्बन है ना, क्या वो कार्बन? कार्बन क्या गो है? और 2 गो ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन से मिलकर बना है ना जी? तो कार्बन मतलब कि कार्बन क्या गो है? लेकिन ये कार्बन का क्या है? ये कार्बन का परमाणु है। क्या है? परमाणु संख्या नहीं है, परमाणु है। समझा? क्या है? कार्बन का एक परमाणु। और ऑक्सीजन का कितने परमाणु? हाँ, ऑक्सीजन के 2 परमाणु। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, है ना, कि जब 2 परमाणु आपस में सही से मिलेंगे तो अणु का निर्माण करेंगे, ठीक ना जी? तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको यार एक अणु है। पूछ ले आपसे कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अणु है ना? क्या गो अणु है? एक अणु है, ठीक है? लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आपसे पूछ लिया जाए कि कितने परमाणु हैं? नहीं मानिएगा आप लोग, आपको नहीं समझ में आया? एक कार्बन का 2, तो इसमें कितने परमाणु हैं? इसमें 3 परमाणु हुआ। आया बात में समझ में आके? तो एक अकेला है तो परमाणु, और परमाणु जब आपस में मिलकर बंधन बना के कुछ नया अणु, है ना? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु है, ठीक है? समझ में आया? चलिए, हमने आपको टास्क के रूप में बोला था कि 1 से 30 तक का परमाणु संख्या और परमाणु भार आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये याद नहीं रहेगा तो केमिस्ट्री का बहुत सारा चीज, बहुत सारा न्यूमेरिकल, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आप समझ नहीं पाएंगे। समझ रहे हो बच्चों? चलो ठीक है। आज जैसे देखो यार, एक कार्बन, इसका परमाणु संख्या कितना? 6 और परमाणु भार 12, है ना? मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि किसी भी परमाणु में यार आपका यार इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों? आपका इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और साथ साथ में न्यूट्रॉन है, ठीक है? किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ठीक ना? किसी भी परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। समझा मेरा बात? जितना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जितना है उतना ही प्रोटॉन है, ठीक है जी? अब समझ में आया? मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हमेशा बराबर रहेंगे, ठीक ना जी? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या को हम लोग कहते हैं यार परमाणु संख्या। परमाणु संख्या। समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाया? तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना है? तो पूछे कि कार्बन में के गो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के गो? 6 गो ही, ठीक है जी? नहीं, कार्बन के साथ मतलब कि खासियत है कि इसका न्यूट्रॉन भी 6 ही है ना? समझ रहे हो बात? लेकिन कई कई तत्वों, कई कई परमाणु में आपका यार न्यूट्रॉन चेंज हो सकता है,
लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमेशा सेम रहेगा। तो परमाणु संख्या देखो, किसी भी परमाणु में आपका इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ठीक है जी। आपको यार इलेक्ट्रॉन जितना उतना ही प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या कहलाएगा परमाणु संख्या। और परमाणु भार बराबर क्या? परमाणु भार बराबर हो जाएगा यार आपको परमाणु के, देखो परमाणु का जो भार है वो परमाणु के नाभिक में रहता है। कहाँ रहता है? नाभिक में। और नाभिक में जो रहता है वो रहता है यार प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा परमाणु भार। समझ रहे हैं? तो परमाणु भार बराबर क्या? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? नाभिक में। तो परमाणु के नाभिक में क्या है? परमाणु भार है जी। लेकिन यार जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही। अब देखो यार, अब यहाँ आओ फिर से, कार्बन का परमाणु संख्या 6, अब परमाणु भार कितना? 12। समझ रहे हो जी बच्चा? तो जो 12 है प्यारे बच्चों, वो किसका किसका योग है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग है ना जी। अब ये ऑलरेडी आप जान रहे हैं कि कार्बन में यार आपको यार प्रोटॉन मतलब 6 वो है ना। अब परमाणु भार 12 है, तो 6 में कितना जोड़ेंगे कि 12 आएगा? मतलब न्यूट्रॉन भी कितना है? 6 है। समझ में आया? अब समझ में आया? तो एक आपका हुआ परमाणु संख्या और एक हुआ आपका परमाणु भार। और हर है ना, हर तत्व का यार अपना परमाणु संख्या है और अपना परमाणु भार है। तो ये दोनों चीज आपका क्लियर होना चाहिए। अब बात हम लोग करते हैं प्यारे बच्चों ऑक्सीजन। देखो इधर, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना? 8। ठीक है। अब परमाणु भर कितना? 16। समझ में आया मेरा बात? परमाणु भर कितना? 16। तो बताओ ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितने? इलेक्ट्रॉन कितने? और इसका भी स्वभाव ऐसा ही है कि परमाणु भार यार प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और हम पहले ही जान रहे हैं कि यार प्रोटॉन भी यार हाँ और इलेक्ट्रॉन भी जो है 8 है, तभी तो परमाणु संख्या 8 है। समझ रहे हो बात? तो ऑक्सीजन का यार परमाणु भार आपको कितना हो गया? 16। तो 8 वो इसमें प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन भी क्या होगा? 8 है गो। ठीक है। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना? 16। अब तुम भी बोलो, कहाँ खोया हुआ है? हैं? तो हाँ, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना? 16। और कार्बन का परमाणु भार 12। चलो ठीक 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 ठीक, अब समझ जाएगा तुम लोग। अब देखो यार आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड का यार कार्बन डाइऑक्साइड तो एक अणु बन गया। अब पूरा एक कार्बन डाइऑक्साइड का आपसे पूछे कि पूरा बताइए कार्बन डाइऑक्साइड का यार आणविक भार पूरा बताइए, है ना। तो हमने पहले ही जाना कि यार कार्बन में आपको एक कार्बन है और 2 और एक कार्बन का भार कितना है? 12। कितना है जी? 12। और एक ऑक्सीजन का भार कितना है? 16। एक ऑक्सीजन का भार कितना है? 16। यहाँ के ऑक्सीजन है? हैं? तो भैया ये 16 दूनी क्या हो गया? 32। तो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें कार्बन का भागीदारी 12 है और ऑक्सीजन का भागीदारी 32 है ना जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा आणविक भार हमारा क्या हो जाएगा? 16 प्लस 12 कितना? 44। हाँ ठीक, वेरी गुड। अरे वाह, अब पंडित जी। हाँ हाँ हाँ, अरे ठीक, अब ठीक हो गया। हाँ कितना हो गया? 44, है ना जी। तो देखो यार ये जो आणविक भार है इसको लिखने का जो तरीका है वो है यार AMU, एटॉमिक मास यूनिट। समझ गए बात? आया समझ में? तो कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक भार हमारा कितना हुआ? 44 AMU। A से एटॉमिक, M से मास यूनिट। समझे?
अब देखो यार, एक कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक भार है। अब यहीं पर रहता है आपको यार कि कार्बन डाइऑक्साइड का यार मोलर द्रव्यमान निकालिए। कौन द्रव्यमान? मोलर द्रव्यमान। समझे? तो कितना आसान चीज है। कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान हम अभी तुरंत निकालना सीख गए हैं। अब मोलर द्रव्यमान भेजा में आ नहीं रहा है कि क्या है मोलर, तो यहाँ कुछ नहीं करना है। मोलर द्रव्यमान है ना, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड 44 AMU है, इसको यार आपको सिर्फ 44 ग्राम कर देना है। क्या कर देना है? 44 ग्राम। समझ में आया बात? देखो मोलर द्रव्यमान मतलब क्या हुआ? मोलर द्रव्यमान मतलब हुआ कि एक मोल का द्रव्यमान, एक मोल का द्रव्यमान। समझ रहा है मेरा बात? ये आपको आणविक जो भार हुआ कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का 44 AMU कर दिए हम लोग। अब मोलर द्रव्यमान हुआ कि एक मोल, एक मोल है ना जी। और एक मोल का जो मान है प्यारे बच्चों, एक मोल का जो मान है वो कितना है? 6.023 गुने 10 के पावर 23। ठीक है जी? समझ रहे हो बात? तो अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड जो ये 44 कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक अणु है, आप अगर 6.023 गुने 10 के पावर 23 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु को अगर साथ रखेंगे, है ना, कितना? 6.023 गुने 10 के पावर 23 कार्बन डाइऑक्साइड के क्या अणु को एक साथ रखेंगे तो उसका भार हो जाएगा 44 ग्राम। 44 ग्राम। एक कार्बन डाइऑक्साइड का जो अणु है वो आपको तो दिख भी नहीं रहा है, हैं? वो 44 ग्राम का कैसे हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु 44 ग्राम का हो जाता था, हम लोग तो सब दब के मर जाते। कितना भी तो ऊपर है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जब इतना अणु आपस में रहेगा, है ना, तो ये हो जाएगा 44 ग्राम। ठीक है जी? इसी को हम लोग कहते हैं मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान मतलब कि एक मोल का द्रव्यमान, एक मोल का द्रव्यमान। और एक मोल का वैल्यू है 6.023 गुने 10 के पावर 23। समझ रहे हो बात? ये नोट्स आपको स्वयं बनाना है। देखते हैं कि आप कितना सुंदर बना पाते हैं। समझ में आया कि नहीं यहाँ तक? पक्का? चलिए, अब यहां देखिए, हमने लिख दिया यार सल्फर डाइऑक्साइड। समझ गए बात? भाई ऑक्सीजन का भार मैंने कितना बताया था? और सल्फर का जो मतलब कि यार सल्फर का आपको परमाणु संख्या 16 है और परमाणु भार 32 है। समझ गए मेरा बात? अब आपसे कोई कहे कि यार सल्फर का निकालिए फट से, देखिए कौन हमको बताएगा सल्फर का आणविक भार क्या होगा? बार है तो पहले ही मार दिया दंगल। ये क्या है भैया? सल्फर तो क्या 32 और यहाँ 16 दूनी 64। हम आणविक भार पूछ रहे हैं तो 64 AMU की 64 ग्राम। अरे वाह, 64 AMU है जी। लेकिन यार सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर भार कहता, मोलर द्रव्यमान कहता, तो आप तो जान रहे हैं कि हाँ फट से समझ गए 64 ग्राम। तो क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अकेला 64 ग्राम है? नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड अकेला है? अकेले का 64 ग्राम है। एक मोल सल्फर डाइऑक्साइड को रखेंगे, मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड ऐसा सल्फर डाइऑक्साइड मेरे पास कितना सारा होना चाहिए? 6.023। इतना सल्फर डाइऑक्साइड को अगर एक तराजू पर रखेंगे तो उसका 64 ग्राम होना चाहिए। आया समझ में? पक्का? मोलर भार निकाल लीजिएगा। अच्छा, अगला देखते हैं निकाल पाते हैं कि नहीं आप लोग। चलिए, देखो NaOH अब दिक्कत है यहाँ पर, सोडियम का परमाणु संख्या 11, परमाणु भार 23,
और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी 1, परमाणु भार भी 1। अब तो निकाल लो। और आज बता रहे हैं आपको ये सब परमाणु संख्या परमाणु भार खटखट याद होना चाहिए। अब इतना देर कीजिएगा जी, बोलिए कितना? बोलो सोडियम का परमाणु भार कितना? 23। ऑक्सीजन कितना? 16। हाइड्रोजन कितना? तो 23 और 16 और एक कितना? 17। और 23 और 17 कितना रे? काहे गड़बड़ा रहे हैं जी? 40 m। आया समझ में? आज इसका मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 40 पक्का? तो चलिए भाई, LiOH का निकालिए, सोडियम लिथियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम का यार परमाणु संख्या 3, परमाणु भार कितना? 7। जल्दी निकाल के दिखाइए हमको। लिथियम का परमाणु भार 7 कितना? 7 प्लस कितना जी? 16 और एक कितना? 17 सॉरी 24। आणविक भार mu और मोलर द्रव्यमान समझ रहे हैं बात? निकाल लीजिएगा मोलर द्रव्यमान किसी का भी। पक्का ना? पक्का। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन बनाइए। सल्फर डाई ऑक्साइड का एक अणु का भार ग्राम में क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड का एक अणु का भार ग्राम में, हाँ बस इसी तरह सबसे पहले ऑप्शन 64 रहता हूँ। सुन पहले यहां से, देखो आराम से। सल्फर डाइऑक्साइड का एक अणु का भार ग्राम में क्या होगा? किसमें भार मांग रहा है? ग्राम में। और ग्राम का चर्चा हमने आपके सुन लो इधर, ग्राम का चर्चा जो आपके साथ हम किए हैं वो किस द्रव्यमान में किए हैं? मोलर द्रव्यमान। किस द्रव्यमान में? मोलर। तो भैया मान लो कि सल्फर डाइऑक्साइड है, इसका मोलर द्रव्यमान कितना? 64 ग्राम हम लोग निकाले थे ना जी। 32 और 16 दूनी 64 ग्राम आया था ना। तो क्या 64 ग्राम ये अकेले था? बोलो अकेले था? क्या वो मिलके? एक मोल मिलके, एक मोल अणु, एक मोल का मतलब कितना? 6.023। हाँ ये तो फट से 10 के पावर 23 बोलेगा। तो ये प्रश्न क्या कह रहा है? देखो ये प्रश्न कह रहा है कि ग्राम में, पहले ग्राम जैसे लिख देते समझना कि मोलर द्रव्यमान, एक अणु का मोलर द्रव्यमान हमको लाना है। तो हमारे पास एक रास्ता आया। हम जान रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड का 6.023 गुने 10 के पावर 23 अणु जब आपस में मिलता है तो 64 ग्राम का निर्माण करता है। समझ रहे हो मेरा बात? अबे समझा? जब इतना अणु आपस में मिलेगा तब 64 ग्राम बनेगा। और हमें इतना सारा अणु का मतलब कि भार नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक अणु का भार चाहिए। कितना का? समझ में आया? तो यार 6.023 गुने 10 के पावर 23 बराबर अगर 64 ग्राम है, इतना अणु मिलके 64 ग्राम बन रहा है, तो एक अणु आपका कितना होगा यार? 64 बटे 6.023 गुने 10 के पावर 23। समझ रहा है बात? अब देखो ये बटा में क्या है आपको? 10 के पावर 23, 10 के पावर 23। तो 10 के पावर 23 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 के पावर यार माइनस, नीचे वाला चीज को जब ऊपर ले जाएंगे तो किस में बदल जाएगा? माइनस में। माइनस का समझ रहे हो? 6.023 गुने 10 के पावर 23 को ऊपर लेके गए तो ये प्लस से क्या होगा? माइनस। अब इसका तो हिसाब किताब हमारा हो गया
हिसाब किताब यार इसका बचा हुआ है 64, और 64 में भाग देना है किससे? 6.023 है जी। अब समझ रहा है? तो यहाँ से दिमाग बुद्धि लगाना है थोड़ा सा, इतना नहीं कि कैलकुलेशन को एकदम में एक्यूरेट इसका पूछता है। जो कॉन्सेप्ट समझ रहा है वो फट खट से मारेगा। तो 6 को यार जब मतलब कि तुम 64 से भाग देगा, 0.023 का तो कोई औकादे नहीं है ना जी। तो 6 को जब तुम 64 से भाग देगा, हैं, तो ये तो जान रहे हैं यार कि 10 बार में तो कटना ही कटना है, ठीक है जी। तो आपको देखना है यार कि 6 को 64 से भाग दिया तो 10 दशमलव यार 100 कुछ आएगा, हैं, और ये देखना है कि 10 है कि नहीं, और इधर देखना है कि 10 के पावर -23 है कि नहीं। तो सल्फर डाइऑक्साइड के एक अणु का मोलर द्रव्यमान आपका होगा 10 का 10 पॉइंट मान लो 05, ठीक है जी, गुने 10 के पावर -23 ग्राम। जहां ग्राम में पूछ रहा, समझ में आया कि नहीं जी? समझे? पक्का बोलो। चलो समझो तो फिर अगला बनाओ। लिखो, कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का ग्राम में द्रव्यमान क्या होगा? क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का ग्राम में द्रव्यमान क्या होगा? चलिए, ठीक है भाई। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान कितना है रे? कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन यार 12 और ऑक्सीजन मतलब 16 दूनी 32, मतलब कि ऑक्सीजन 2 गो है तो यार 16 दूनी 32, मतलब कितना? 44 ग्राम। 44 ग्राम। अबे बच्चा 44 ग्राम। तो 44 ग्राम जो इसका मोलर द्रव्यमान है ये अकेले का है? इसका एक मोल का द्रव्यमान कितना है? 44 ग्राम। तो जब 6.023 गुने 10 के पावर 23 है ना जी, इतना अणु कार्बन डाइऑक्साइड का जब साथ मिलेगा, एक मोल अणु जब साथ आएगा, है ना जी, तो आपको यार 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास होगा, है ना जी। लेकिन यहाँ कितने अणु का पूछ रहा है? एक अणु का। इतना मनी अणु मिला के इतना, तो एक अणु मिला के सीधे एक अणु बराबर क्या हो जाएगा? 44 बटे 6.10 के पावर 23। तो 10 के पावर 23 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा रे? माइनस, ये माइनस हो जाएगा 10 के पावर -23 होगा ना जी। अब हमारा लड़ाई किससे है? 44 और 6 से। 44 और ये तो जान ही रहे हैं कि 7 के 42 है जी। अब समझा? तो इसका जो भी चीज आएगा वो 7 दशमलव मान लो कि यार कितना 3 है ना, गुने 10 के पावर -23 ग्राम। अब भेजा में समझ में आया? और डायरेक्ट देखो, अगर चलो अगला लिखो, लिखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? अबे इतना टाइम लग रहा है? अरे समझो इधर। हाँ भैया देखो, इसमें सिर्फ कौन सा द्रव्यमान पूछ रहा है? आणविक।
जब 1 अणु का ग्राम में पूछे तब वो बोला पैतरा करना है। समझना है कि 1 मोल का द्रव्यमान मतलब कि आपको यार इतना है, और 1 अणु का ग्राम में पूछ रहा है तो वो 6.023 से भागा देना है। यहाँ तो डायरेक्ट आणविक द्रव्यमान पूछ रहा है। अबे समझ में आया? तो कितना भाई आपको, कितना 23 और 16 प्लस 1 17, कितना जी 40 mu। और इसी का मोलर द्रव्यमान पूछता तो 40 ग्राम, लेकिन 40 ग्राम अकेले नहीं, जब ऐसा सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब 6.023 गो अणु आपस में रहेगा तब जाके ये आपको 40 ग्राम होगा। समझ में आया? इस पर होमवर्क देंगे तो बनेगा? पक्का? चलिए लिखिए होमवर्क, अब खोज के लाइएगा। लिखिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का 3, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र होगा AlOH थ्राइस, ठीक है जी, का एक अणु का ग्राम में द्रव्यमान बताएं। 1 अणु का ग्राम में द्रव्यमान बताएं। हो गया? पक्का? 1 अणु का ग्राम में द्रव्यमान बताएं। लिखिए H2O का 1 अणु का H2O का 1 अणु का ग्राम में द्रव्यमान क्या होगा? 1 अणु का ग्राम में द्रव्यमान क्या होगा? हैं? कुछ हार्ड भी दें? खोजिएगा अपने से, बुद्धि से। सब तो पीरियोडिक टेबल, देखिए केमिस्ट्री बिना पीरियोडिक टेबल रखे हुए अपने पास आप सीख नहीं सकते हैं। चलिए तो कुछ अपने से भी खोजिएगा, खोजी बनिए हैं। देखिए K2Cr2O7 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? हाँ, मोलर द्रव्यमान क्या होगा? K2Cr2, K से पोटेशियम, Cr से क्रोमियम, O से ऑक्सीजन, इसे हम लोग कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो K2Cr2O7 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? इसमें 1 अणु का द्रव्यमान नहीं पूछ रहा है, सिर्फ मोलर द्रव्यमान हैं। तो आप समझिएगा कि क्या करना है, सबको जोड़ देना है और ग्राम बदल देना है। तो क्या आप लोग अब मोल को समझें? मोलर द्रव्यमान निकाल लीजिएगा। पक्का? कोई भी रहेगा तो उसको यार आपके पास यार जब आणविक भार मतलब परमाणु से भार नहीं रट के रखिएगा तो कैसे आप मोलर द्रव्यमान निकालिएगा? तो जितना भी बेसिक मतलब कि जो आपको तत्व है, जिसे यार देखो केमिस्ट्री में कोई मतलब कि परदेश से चीज नहीं आवेगा, मतलब यौगिक वही रहेगा जो जनरल हम लोग केमिस्ट्री में यूज कर रहे हैं, है ना। तो कुछ कुछ विशेष है जिसको आप मतलब कि उसका परमाणु भार आप याद करके रखेंगे, 1 से 30 तक का रखेंगे तो करीब करीब यार आपका सारा समस्या हो जाएगा। 1 से 30 तक का परमाणु संख्या और 1 से 30 तक के जो तत्व है उसका परमाणु भार, ठीक है जी। ये हम किसी बैच में नहीं लिखवाते हैं। अब देखो यार अगला हम लोग आते हैं लड़ाई में, जिसमें लोग जानेंगे यार मोल की संख्या। क्या जानेंगे? मोल की संख्या। मोल की संख्या यार हम मोल की संख्या कैसे निकालेंगे? क्या निकालना है? मोल की संख्या। देखो मोल की संख्या के लिए आपको सूत्र है, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया बटे यार मोलर द्रव्यमान, बटे मोलर द्रव्यमान। मान लीजिए कि कोई चीज का यार मोल का संख्या हमसे पूछ रहा है ना, तो कुछ ना कुछ तो यार हमारे पास आधार रहेगा ना। तो मोल का संख्या निकालना है तो इसका सूत्र क्या है? दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान।
तो इसमें देखो इस ढंग से आपको प्रश्न आएंगे। मोल की संख्या अगर द्रव्यमान से पूछता है, मोल देखो दो तरह का मोल का संख्या हम लोग, एक आपको यार गैस के आयतन से भी निकालते हैं और एक इस टाइप से निकालते हैं, ठीक ना जी। तो इस टाइप का चीज जो आपको मिलेगा, मान लो यार कि लिखो क्वेश्चन, 72 ग्राम जल में कितना मोल होगा। 72 ग्राम जल में कितना मोल होगा। राइटिंग समझ में आ जाता है जी? हाँ, थोड़ा सा हम लिखते हैं, है ना। हाँ, 72 ग्राम जल में कितना मोल होगा। कितना है जयप्रकाश? 4। हाँ, अब देखो अब यहां से भागना नहीं है। क्या कह रहा है? 72 ग्राम जल। क्या रे? जल मतलब क्या? पानी। पानी मतलब क्या? वाटर। और कौन ऐसा बोका जो वाटर के सूत्र नहीं जानेगा? इसी पर जिंदा रहना है, H2O। ठीक है जी। तो आपको क्या कह रहा है कि आपके पास 72 ग्राम पानी है। कितना पानी? और पूछ रहा है कि इसमें के गो मोल होगा। समझ रहा है बच्चा जी? तो देखो क्या मैंने सूत्र दिया गया द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है? और भैया यार पानी का H2O, तो हाइड्रोजन का यार भार कितना है? 1। और क्या गो हाइड्रोजन है? 2 गो। समझ रहा है? तो 1 गुने 2 और प्लस कितना कर देंगे? 16। तो 16 और 2 कितना? तो भाई पानी का मोलर द्रव्यमान कितना? अब कितना रे? और दिया गया द्रव्यमान कितना? तो मोल की संख्या कितना? 72 बटे। बस थोड़ा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखो, ये सब सीख जाओगे तो तुम्हारे पास ऐसा प्रश्न आएगा तो छोड़ के भागने का क्या जरूरत है। बहुत बहादुरी थका इसमें, हैं? तो 72 बटे 18 करेगा तो 18 चौके क्या होगा रे? पक्का? तो चलो अगला बनाओ तो जरा। लिखो 108 ग्राम जल में मोलों की संख्या क्या होगी। 108 ग्राम जल में मोलों की संख्या क्या होगी। 108 ग्राम जल में मोलों की संख्या क्या होगी। 108 ग्राम जल में, हाँ अभी भी टाइम लग रहा है। आ गया 6 जी? पक्का? मोल की संख्या दिया रहेगा तो दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान इसमें कितना है? 108। और जल का मोलर द्रव्यमान कितना है? बताओ। अभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए हम उसको छोड़ के आ जाए तो है ना, कुछ जान है इसमें? तो 18 छके 78 से 6 बार में कट जाएगा। पक्का? चलो अब बनाओ तो जरा अगला। 132 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितना मोल है। 132 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितना मोल है। 132 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितना मोल है? कितना है जयप्रकाश? वाह, तो तुम कैसे कब तक कमजोर है जी? 44। हाँ, अरे देखो ये लिखा तो है। दिया गया द्रव्यमान कितना है रे बोक्का? 132। और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान कितना? कार्बन का 12 और 16 दूनी 32, 12 कितना? तो 132 बटे 44 है ना जी। अब देखो गुरुजी भी दिए हैं इतना जोड़ के, तो ज्यादा मतलब कि अभी हमें कमजोर है, ज्यादा कट छट नहीं करवाएंगे। 4 तिहाई और 4 तिहाई 12 1 13। कितना बार में कट जाएगा? तो कितना मोल? पक्का? अब कर दीजिएगा काम। पक्का? अगला लिखिए। 128 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में अणुओं की संख्या क्या होगी। हाँ घबराना मत।
128 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में अणुओं की संख्या क्या होगी? एक 128 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में, है ना जी, अणुओं की संख्या क्या होगी? अणुओं की संख्या क्या होगी? चलिए थोड़ा सा चेंजिंग है, बस कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे तो हर चीज होगा। चलिए इधर देखिए, हाँ ठीक ठीक, बहुत 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 आप समझदार हैं। यहां से देखो, यहां से देखो, 128 ग्राम सल्फर डाई, तो यहां तक का कहानी तो सब समझ चुका है। ये सब बच्चा निकाल लिया कि 128 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड है ना, तो इसमें सल्फर हो गया यार कितना, 32, और ऑक्सीजन 16 दूनी और 64। ये भी जान गए कि के ग्राम, और ये भी जान चुके हैं कि मोल कितना है, 2, क्योंकि मोल का संख्या, मोल बराबर मतलब मोल बराबर क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ दिया गया द्रव्यमान कितना है, अब बटे क्या, तो 128 गुने 2, तो के मोल, 2 मोल। अरे बक्को, के मोल। अब इसमें यार कह रहा है कि 128 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड है, उसमें यार अणु का संख्या क्या होगा, अणु का संख्या क्या होगा? अब हम जानते हैं कि यार 1 मोल में, है ना जी, अणु होता है 6.023 10 के पावर 23। 1 मोल में कितना अणु होता है, 6.023 गुने 10 के पावर 23। अरे बचवा, तो यहाँ पर यार 128 ग्राम अगर सल्फर डाइऑक्साइड है तो के मोल है, 2 मोल। 1 मोल तो है नहीं, के मोल है। तो 1 मोल में इतना, मान लो कि यार मतलब कि 1 आम 5 रुपया के, तो 2 आम के रुपया के, हाँ खाए वाला में गप्पा गप तुरंत याद आ जाए हैं। तो 1 मोल 6.023 गुने 10 के पावर 23, तो यार 2 मोल में अणु कितना हो जाएगा रे बच्चा मेरा, 2 गुने 6.023 गुने 10 के पावर 23। मतलब यार 6.023 को तुमको 2 से गुना कर देना है। अब समझ में आया? जब 128 ग्राम दिले रहेगा, कहेगा कि अणु का संख्या जब पूछेगा तो समझना कि क्या इसमें है जादू। तो देखना कि 128 ग्राम है, और हम जानते हैं कि 1 मोल में अणु होता है 6.023 गुने 10 के पावर, तो 128 ग्राम है, और सल्फर डाइऑक्साइड 64 ग्राम का। तो 128 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में हमारे पास मोल कितना है, 2। कितना मोल है, और 1 मोल में यार अगर इतना है तो बबुआ मेरे 2 मोल में गुने क्या कर देंगे, 2। आया भेजा मैं समझ में, पक्का 2 गुने, अब 2 का करो, जो इसको गुना करो, हाँ कुछ हो रहे। आप कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं समझे? मुद्दा केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो बात? चलिए तो अगला करिए तो जरा। समझ गए? चलिए निकाल लीजिएगा, पक्का। देखिए 180 ग्राम जल में, है ना जी, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या क्या होगी? 180 ग्राम जल में अणुओं की संख्या क्या होगी? निकालो अणुओं की संख्या। हाँ हाँ,
180 ग्राम जल। जल मतलब क्या? H2O। और जल का यार मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम। कितना ग्राम हो? तो कौची करे कहले, कुछ करे कहलाई हैं? करना था। तो इसमें पहले मोल निकाल लेंगे। मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। जब देखो ये सीख रहा है तो इसका मतलब बाकी जो नहीं सब सीख रहा है जी। तो कितना मोल हो गया? 10 मोल। और एक मोल का वैल्यू यार 6 हाँ 6.023 गुने 10 के पावर 23 है ना जी। तो गुने यार इसमें और क्या कर देंगे? 10 बराबर गुने यार 10 कर देंगे। क्या कर देंगे? 10 गुने 6.023 गुने 10 के पावर 23 है ना जी। ये 10 गुना हो गया तो यार 23 की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा? 24। समझ में आ गया? क्लियर? पक्का? पक्का? चलिए पक्का आया ना जी। मोल संख्या, मोलर द्रव्यमान निकाल लीजिएगा। मोल की संख्या निकाल लेंगे, अणु की संख्या निकाल लेंगे ना। चलिए जब इतना सीख लिए तो अगला तो बनाना चाहिए आप लोग को। लिखिए 264 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है ना जी। लिखें 264 ग्राम, समझ गए? 1.5 मोल, 1.5 मोल, समझ रहे हो बात? एक डब्बा में रखना है। 1.5 मोल कितना डब्बा में रखना है? एक डब्बा में रखना है। डब्बों की संख्या ज्ञात करें। डब्बों की संख्या हाँ ज्ञात करें। डब्बों की संख्या ज्ञात करें। भाई कार्बन डाइऑक्साइड, अरे कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान 12 और 32 कितना रे? 44 ग्राम है जी। तो हमारा 44 ग्राम, तो मोल की संख्या क्या हो जाएगा? 264 बटे 44। तो यार 44 दिया 132, 132 गुने मतलब 2 कितना है? मतलब 64। तो क्या बार में कटा? 6 मोल। क्या मोल है जी? और एक बोतल में, एक डब्बा में कितना मोल रखना है? 1.5 मोल। और मेरे पास मोल कितना है? तो कितना डब्बा चाहिए? 6 बटे 1.5 है ना जी। इसको करोगे तो यार कितना? 15 चौके 60। क्या को डब्बा चाहिए? 4 डब्बा चाहिए। आया भेजा में? क्या डब्बा चाहिए? 4 डब्बा। समझा जी बच्चा? सब समझ रहा है? सब? तो होमवर्क दें। होमवर्क से पहले देखो यार, एक तो यार आप मोल निकालने के लिए, एक तो आपका मोल हो गया 6.023 गुने 10 के पावर 23 हो गया बच्चा। समझ गया? एक मतलब कि यार आपका, हम लोग यार गैस का आयतन से मोल ज्ञात करते हैं। गैस का आयतन। और कब आयतन? नियत ताप दाब है ना जी। नियत ताप और दाब पर STP। देखो STP होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है ना जी। मतलब कि नियत ताप और दाब पर अगर आपके पास 22.4 लीटर
22.4 गैस है ना जी, तो 1 मोल हुआ। समझ रहे हैं? तो 22.4 लीटर मतलब कि नियत ताप दाब पर, लिखिए नियत ताप दाब पर अगर किसी गैस का आयतन, नियत ताप दाब पर किसी गैस का आयतन 22.4 लीटर होगा, तो वह 1 मोल गैस कहलाएगा। 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 अब हम पर देंगे, सबसे बनेगा पक्का। चलिए लिखिए 196 ग्राम H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में अणु की संख्या ज्ञात करें। अणु की संख्या ज्ञात करें। हो गया जी बच्चा? हो गया? अगला लिखिए NaCl का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। NaCl का मोलर द्रव्यमान, नमक का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। लिखिए जी, लिख लिए हैं? अगला लिखिए, अगर हमारे पास 67.2 लीटर गैस है, 67.2 लीटर गैस है, अगर हमारे पास 67.2 लीटर गैस है, 67.2 लीटर गैस है, समझ गए? 67.2 लीटर गैस है ना? तो इसमें कितना मोलों की संख्या ज्ञात करें। मोलों की संख्या ज्ञात करें। ज्ञात कर लेंगे। 22.4 लीटर बराबर 1 मोल। आपके पास 67 मतलब कि 2 है। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मोल तो बताइए जरा, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। भिन्न क्या है? न्यूट्रॉन, है ना जी? परमाणु के नाभिक में क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस, तो क्या रिवीजन के लिए तैयार हैं? पक्का? पूछें धूम धड़क्का जहां तहां से। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया, सार्क का मुख्यालय कहाँ जी? और ओपेक का वियना, ओपेक और सार्क और संयुक्त राष्ट्र संघ मार्बोन पंडित जी, नहीं आता तो कल फुल करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब हुआ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और राष्ट्र संघ जनेवा, राष्ट्र संघ तो राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र संघ, और जनेवा में तो बहुत सारा है जी, राष्ट्र संघ, रेड क्रॉस, है ना जी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व श्रम संगठन, ये सब कहाँ है? जनेवा। और एशियाई बैंक मनीला,
बउआ मेरे, एशियाई बैंक और विश्व बैंक वाशिंगटन। विश्व बैंक, एशियाई बैंक मनीला और विश्व बैंक। अब पंडित जी, संयुक्त राष्ट्र संघ ना मानबा, न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क और राष्ट्र संघ जिन्हें रेड क्रॉस है ना जी। विश्व स्वास्थ्य संगठन कौन जी? विश्व स्वास्थ्य संगठन। प्राचीन ओलंपिक हुआ 776 ईसा, पक्का? आधुनिक 1800 और कोस्का का पावर हाउस। संविधान में अनुसूची कितना 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 जी? तो कौन सा अनुसूची है जो नगर पालिका से संबंधित है? 12वां है जी। कौन सा? लेकिन यार बताओ मेरे कि यार भारत का सबसे ऊंचा झरना याद हो गलो ना, कुचिकल हैं? अच्छा तो पंडित जी, संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क, कब आ गया होश में? संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्र संघ। लेकिन यार देखो, विश्व बैंक वाशिंगटन, विश्व बैंक और एशियाई बैंक मनीला, एशियाई बैंक। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी वाशिंगटन। बोलो, वाशिंगटन का दूगो बोले हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। अब हुआ मेरे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व। इतना यार गौतम सर लगे रहते हैं, सब रटवाने में लगे रहते हैं, तुम लोग दिमाग एकदम है ना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन, विश्व बैंक वाशिंगटन, विश्व बैंक। लेकिन यार संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क और ओपेक और यूनिसेफ न्यूयॉर्क। तो भैया संयुक्त राष्ट्र संघ और यूनिसेफ है ना जी। देखो, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है फ्रांस के राजधानी पेरिस में, है ना जी। अंतर्राष्ट्रीय इंटरपोल, मतलब कि यहाँ से कोई भागेगा तो उसको इंटरपोल पकड़ेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन आपका यार कहाँ है? पेरिस। और यूनेस्को भी पेरिस, यूनेस्को भी। तो यूनेस्को यार, यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन पेरिस और विश्व बैंक वाशिंगटन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन, है ना जी। और यार एशियाई बैंक, पक्का? एशियाई बैंक। तो भाई दुनिया का सबसे गहरा बिंदु मरियाना गर्त, मरियाना और न्यू मूर द्वीप का जरा बताइए कि यार भारत उसको किस नाम से जानता? पूर्वासा। ये लड़का देखो, हाँ यार इससे मोटिवेट हुई है, ये सबसे तेजी से बढ़ रहा है, जान लो, है ना। इसको जो भी देते हैं, कहाँ से चालू किया? 1 महीना पहले क्लास, राइटिंग लिखने से ना। क्या जी बच्चा? इसको राइटिंग लिखने में समस्या था, कितना पढ़ाई छोड़ लेता था, कर ही नहीं रहा था। अब जग गया है दिया, जिया तक दिया जग गया है। तो मेन चीज देखो, दिया ही जगना है, समझ लो। जब कोई चीज पॉजिटिव होकर कीजिएगा, अब मन में पहले ही अंधेरा रखिएगा कि हमसे ना हो पाएगा, और ठान लीजिएगा तो यार हम तो देखो, जब अपने आंख के सामने देख रहे हो हैं कि तोता जैसा ये हर अब मतलब कि तेज बच्चा के बीच में ही कम्पीट करता है, इसका मतलब इसमें उत्सुकता जारी है। तो ठानने के बात है। हैं छोटू? गाली बहुत बकते हैं आप, समझो, मेरे पास सेंसर है छोटू यहाँ पर। अरे छोटू अच्छा ना बकता है, हम कभी झूठ बोल सकते हैं, मेरे पास सब जानकारी रहता है, ठीक ना। चलो कोस्का का पावर हाउस, आत्महत्या की थैली, कोस्का को खोजा रॉबर्ट हुक, और केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन, केंद्रक रॉबर्ट। लेकिन दुनिया का सबसे लंबा पहाड़ एंडीज, भुला गल रहे। दुनिया का सबसे लंबा और दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ हिमालय। देखो, ऊंचाई में सबसे हिमालय और लंबा एंडीज।
लंबा तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1500। लखनऊ कौन नदी? और सूरत, उज्जैन और नासिक? नासिक। रघुवंशम के रचयिता? काली। तो भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1900। और डीआरडीओ बना? डीआरडीओ बना 1958। 1900। और डीआरडीओ से 4 साल पहले क्या बना था? मारबो ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। डीआरडीओ के 4 साल पहले भाभा एटॉमिक 1954। 1900। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 1900। डीआरडीओ 1958 है ना जी। रॉ 1968। रॉ 1900। और बांग्लादेश आजाद हुआ 1900। और पंचशील समझौता 1954। 1900। तो पंचशील समझौता। और ताशकंद 1966। ताशकंद 1966। और शिमला 1900। तो विविधताओं का महादेश और चिड़ियों का महादेश दक्षिण अमेरिका। दक्षिण और पक्षियों का महादेश दक्षिण अमेरिका। और प्यासी भूमि क्या जी? प्यासी भूमि। तभी नया संसद भवन में मतलब कि लोकसभा का थीम क्या है? मोर। और राज्यसभा में कमल। राज्यसभा में नए संसद भवन में राज्यसभा में कितने सीट हैं? मर्दबाव 384। 384 हैं जी। और आपको लोकसभा में 888। 800। और टोटल 1272। टोटल कितना जी? 1200। तो प्यारे बच्चों, कौन सा ऐसा महादेश है जिसमें कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा तीनों? अफ्रीका। अफ्रीका। कौन जी? अफ्रीका वो महादेश है जिसमें से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखा गुजरती है। तीनों रेखा पक्का? तो बोलो यार, देश के लिए मार्टियर होना है कि मतलब कि ट्रेटर होना है? मार्टियर होना है, ट्रेटर होना है, गद्दार होना है, गद्दार होना है। मार्टियर मतलब शहीद हैं, और ट्रेटर क्यों? हाँ मतलब धोखा देंगे देश को, हैं? ट्रेटर क्या जी? लेकिन आंख में प्रतिबिंब बना कौन जी? और आत्महत्या की थैली वायुमंडल का सबसे निचला मंडल, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा मार्बुना डुका सर है बृहस्पति। कौन जी? लाल ग्रह मंगल। लाल ग्रह हर तरह का मनोरंजन मतलब कि करवाते हैं। चलो ये अब बच्चा अब चेक करना है हमको। ट्रांजिस्टर कौन खोजा? हाँ तो फिर अगला क्लास नहीं मिलेगा कंप्यूटर का। कौन खोजा? मेरा क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा तब क्लास चाहिए स्पेशल। ट्रांजिस्टर कौन खोजा? चल बोल जी। आईसी चिप। हाँ तो तू रे आईसी चिप। जब उसको याद है ना, जेम्स किल्बी। जेम्स दुनिया का पहला गणना मशीन अबेकस। अबेकस अबेकस लिखाए थे ना। सबसे पहले यार कंप्यूटर प्रोग्राम कौन बनाया? लेडी लवलेस। लेडी कंप्यूटर के पितामह। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम इनियक। इनियक क्या? और इनियक कौन बनाया? इनाम देंगे हम जो बता देगा। हाँ मुचली। चलो ठीक है, ठीक इनाम मिलेगा तुमको। ठीक चलो ठीक है, आशीर्वाद। ठीक हाँ जॉन मुचली। जॉन मुचली है ना जी। एकट और एक का नाम था यार जॉन एकट और एक का नाम था जॉन मुचली। जॉन भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम है ना जी। 8000
चलो ये कौन क्लास किया था वहाँ जयप्रकाश, परम 8000 जो कंप्यूटर है उसको कौन कंपनी बनाया? पुणे का सीडेक कंपनी, पुणे का सीडेक, पुणे का सीडेक कंपनी है ना जी। भारत का देखो पहला कंप्यूटर जो जनरल कंप्यूटर सिद्धार्थ है ना जी, और सुपर कंप्यूटर परम 1000 है ना जी। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में आपका एक कंप्यूटर बना, सुपर कंप्यूटर जिसको कहते हैं अनुपम, क्या बोलते हैं? अनुपम। और भारत में इंटरनेट का शुरुआत हुआ यार 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995 ईस्वी को, 15 अगस्त 1995 इंटरनेट का शुरुआत कब हुआ रे? लेकिन बच्चा सबसे पहले पन बिजली बना सिवास 1904। देखो यार ऐसे देखो भारत में पहला पन बिजली और एशिया में पहला बार पानी से बिजली निकालने का जो कला है वो यार दार्जिलिंग का है ना जी, सितरुयोंग एक जगह है वहां से निकाला गया। पर परियोजना लगाया गया शिवा समुद्रम कावेरी, शिवा समुद्रम कावेरी नदी। लेकिन भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ। और इंटरनेट कब आया? 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995। और कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स। लेकिन बताओ जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या लिखवाए थे? जॉन मैकार्थी, मतलब तो जॉन मैकार्थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन? जॉन। कैलकुलेटर कौन बनाया? पास्कल। कौन जी? कैलकुलेटर कौन बनाया? पास्कल। क्या? तो भैया तुम बोलो जी विस्थापन का दर, आराम से सोच के, विस्थापन का दर वेग। मतलब क्या आदमी है आप लोग जी। विस्थापन बटे समय क्या? वेग। तो विस्थापन का दर वेग, कार्य करने का दर शक्ति, कार्य करने का दर, और वेग का दर त्वरण, वेग का दर है ना जी। और बताओ यार द्रव्यमान गुने त्वरण क्या? बल। क्या? तो पूरा कल अच्छा से करके रखिएगा जितने धर्म लेटेस्ट किए हैं। डंटा लगता है कहाँ डंटवा चल गया हो? हाँ ठीक है, कल डंटा परेड होगा बेटा। जितना लिखवाएं धर्म मतलब कि 7-8 दिन में, समझ लो भाई। हमको तो मालूम है कि कौन बच्चा कहाँ फंसेगा, तो आपके औकात दिख के ही आपके पास आएंगे। तैयारी अच्छा से करके रखिएगा, पकड़ाइएगा तो पिटाइया पक्का लगेगा। अकल डंटा टेढ़ा हो जाएगा बाबू, वो आराम वाला नहीं। ठीक है, बहुत बहुत प्यार। चलो मोटिवेटेड रहिए, ठीक ना।